नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित का रुख करेंगे, उससे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें 4 मई को पहले चरण का मतदान चुनाव शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर आज शाम 6 बजे के बाद से प्रचार भी थम जाएगा। तो रुख करते हैं लखनऊ को। इस दौरान पिछले 9 वर्ष में शौचालय उपलब्ध करवाए गए, करोड़ों लोगों के जनधन के अकाउंट खोले गए और भाइयों बहनों करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। तो कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जो अपने नागरिकों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है। 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा कोई दे रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वही तो हमारा मिशन है। लोगों ने प्रदूषित कर दिया, हम लोगों ने भी उसी प्रदूषण से मुक्त करने के लिए याद करिए बहुत शीघ्र पूरा होने वाला है। गोमती यहाँ पर 54 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास दिया है। ये लखनऊ की पहचान फिर से बनी है। 261 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाया गया है। भाइयों बहनों 1,75,00,000 गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और अभी तो दीपावली और होली में फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। बजट का पैसा हमने पहले ही तय कर दिया है। हर गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी को यह सुविधा उपलब्ध होगी। भाइयों बहनों आजादी के बाद 1,21,000 गांव यूपी के ऐसे थे जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ था। हमने 6 वर्ष में वहां बिजली पहुंचाई और 1,55,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए। प्रदेश में आज हम प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं और 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर दे रही है। भाइयों बहनों एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे बन रहा है, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य। ये सपा, बसपा, कांग्रेस ये क्या करते थे, क्या किया इन्होंने? इन्होंने प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया। पेशेवर माफिया और अपराधियों को गले लगा करके प्रदेश के गरीबों के व्यापारियों की संपत्ति को कब्जा करने के लिए उन्हें हर प्रकार का संरक्षण दिया। इन लोगों के द्वारा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। भाइयों बहनों 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी? हमारे नगर कूड़े के ढेर दिखते थे, सोहदों का आतंक था। आज सोहदों का आतंक नहीं, हमारा शहर सेफ सिटी हो रहा है। सेफ सिटी के रूप में हमारे शहर देखे जा रहे हैं। आज कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी शहर पहचान बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी। और भाइयों बहनों यही नहीं, अब युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं, टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। यह टैबलेट हमारे युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके इसी प्रदेश में उन्हें रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी।
भाइयों बहनों, अभी आपने फरवरी में देखा होगा, 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की सीधे सीधे गारंटी मिलेगी। और फिर लखनऊ की बात ही क्या करना, लखनऊ तो सरदेव अटल जी की कर्म साधना की स्थली रही है। लखनऊ को स्वर्गीय टंडन जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और आज लखनऊ को नेतृत्व इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का सानिध्य लखनऊ को प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं है लखनऊ में? डिफेंस कॉरिडोर का नोड और ब्रह्मोस मिसाइल यहीं पे बन रही है लखनऊ में। किसान पथ लखनऊ की एक नई लाइफलाइन बन रही है। ग्रीन कॉरिडोर, मेट्रो और जो प्रयास डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के समय हुआ था कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, आज उसका एक साकार स्वरूप डबल इंजन की सरकार यहां पर ट्रिपल इंजन को अपने साथ जोड़ते हुए लखनऊ को स्वरूप में आगे बढ़ाना चाहती है। आज कोई भी लखनऊ आता है कहता लखनऊ में काफी सुधार है, स्वच्छता है। आज कहता है भाइयों बहनों, ये काम सपा बसपा के लोग भी कर सकते थे, गरीबों को मकान ये भी दे सकते थे, लेकिन जब इनका पेट भरे तब ना, इनको तो अपने परिवार से मतलब ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते थे। और ये जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति किस रूप में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था। और इसीलिए ये नगर निकाय चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, दिल्ली से लखनऊ से जो पैसा आया है, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार जो पैसा नगरीय क्षेत्र में जनता की बुनियादी सुविधा के लिए उपलब्ध कराए, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, वह पैसा जनता जनार्दन के लिए उपयोग में आ सके, इसके लिए नगर निगम में भी और नगर निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे सांसद गण, हमारे विधायक गण मेहनत करते हैं, पैसा लेके आते हैं, उस पैसे का उपयोग भी तो होना चाहिए। और इसके लिए महापौर पद पर आप सुषमा जी को अपना समर्थन दे रहे हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन साथ साथ बोर्ड भी गठित हो, पार्षद भी जीते, इसके लिए आपसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं। 110 वार्ड हैं आपके लखनऊ, सबसे बड़ा नगर निगम बन गया लखनऊ, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम। 110 वार्ड, 110 वार्ड में मेजोरिटी का अगर बोर्ड बनेगा तो बोर्ड में लखनऊ के विकास से जुड़े हुए हर कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी फिर, और पैसे की कमी तो नहीं आएगी लखनऊ में। हमने तय किया है लखनऊ में स्ट्रीट वेंडर। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की सिलसिलेवार तरीके से लगातार रैलियां और रैलियों के माध्यम से जनसभा को संबोधित करना और एक ही बात का जिक्र, सरकार की उपलब्धियों को गिनाना, क्योंकि निकाय चुनाव यानी कि 4 मई को पहले चरण का मतदान होना है और इसको लेकर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो अपने चरम पर देखने को मिल रही हैं। और आज शाम 6 बजे से जो प्रचार प्रसार है वो भी थम जाएगा पहले चरण के चुनाव को लेकर। तो जाहिर सी बात है अब इसको लेकर प्रचार प्रसार में भी तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले प्रयागराज भी आज अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे, अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और अभी लखनऊ से आप तस्वीरें देख पा रहे थे, अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील और सरकार की योजनाओं का बखान।
तो जनहित में आज बात निकाय चुनाव की, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ चुनावी अखाड़े में हैं और एक यहां पर कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव को लेकर लगातार सिलसिलेवार तरीके से हर एक राजनीतिक दल प्रचार प्रसार कर रहा है और पहले चरण के मतदान को लेकर अब ये प्रचार प्रसार थम जाएगा शाम 6 बजे से। इसी को लेकर आज निकाय चुनाव को लेकर ही जनहित में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही शमसी आजाद जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। लखनऊ से पवन तिवारी जुड़े हुए हैं और विक्की डे वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो आपके पास आएंगे पवन। इस बीच अगर निकाय चुनाव को लेकर देखा जाए तो क्या कुछ माहौल, क्योंकि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित भी कर रहे थे। पवन अनम्यूट करिएगा, आपको आवाज मिल पा रही है? जो निकाय चुनाव का पहला चरण है 4 तारीख को है और इसको लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं और जो पार्टियों के बड़े नेता हैं, जैसे कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव श्रृंगार नगर से मेट्रो पर सवार हुए और भूतनाथ तक वो मेट्रो से गए थे और रास्ते में उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की थी और रिवर फ्रंट पर उतरने के बाद उन्होंने अपनी सरकार की जो विकास की योजनाएं थे उसको बताया और भाजपा सरकार को पूरी तरह से। उसके बाद उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा लखनऊ के सरोजनगर क्षेत्र में तेलीबाग में लगी थी, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जैसे कि जो माफियाओं पर लगातार उनका कड़ा प्रहार चल रहा है और जो उज्ज्वला योजना और जो अन्य योजनाएं जो भारत भाजपा चला रही है उसको लेकर और जो निकाय चुनाव होने वाला है उस पर उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बता। कुल मिलाकर जो है अन्य जो भी पार्टियां हैं, चाहे आप पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबके प्रत्याशी और जो बड़े नेता हैं लगातार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और कुल मिलाकर जो 4 चुनाव है उसका पूरा माहौल यहाँ पर बन चुका है। सभी बड़े नेता अपने अपनी पार्टियों के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। बात की जाए लखनऊ के सरोजनगर क्षेत्र की, तो यहाँ पर अभी एक नया नगर पंचायत क्षेत्र बंथरा बना है, उसमें भी सरगर्मियां काफी तेज हैं। और मेयर की बात की जाए लखनऊ में तो लगभग 13 प्रत्याशी मेयर के बचे हैं। पहले जो करीब 17-18 प्रत्याशी थे नाम वापसी के दौरान, नाम वापसी के बाद अब केवल 13 प्रत्याशी बचे हैं, जिसमें भाजपा की बात की जाए तो भाजपा से सुषमा करकवाल है और बसपा से शाहीन बानो, सपा से वंदना मिश्रा, कांग्रेस से संगीता जायसवाल, बाकी अन्य निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आपकी तरफ से अंजू भट्ट भी हैं। तो कुल मिलाकर जो पहले चरण का चुनाव है 4 तारीख को है, उसके लिए आज शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। जनसंपर्क जो अभी तक लगातार चल रहा था उसको वो बंद हो जाएगा, जिसको लेकर आज जो प्रत्याशी हैं वो पूरा घूम कर हर दरवाजे पर अपने दस्तक देना चाह रहे हैं। 4 तारीख से जो पहला चरण वोटिंग पड़नी है, जिसको लेकर आज सभी लोग सक्रिय हैं। बिल्कुल, एक बार वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं। विक्की डे, आपके पास आएंगे। अगर वाराणसी की बात की जाए स्पेशली, तो पूर्वांचल की स्थिति कितनी मजबूत किस पार्टी के लिए नजर आ रही है? जी बिल्कुल सोनी, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बहुत ही तेज हो चुकी है और ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और ऐसे में आज बात करें इनकी जोर आजमाइश की, आज आखिरी दिन है, क्योंकि शाम के 6 बजे से ही प्रचार प्रसार का जो सारा ये कार्यक्रम है ये थम जाएगा। तो कह सकते हैं इस समय सभी पार्टियां हैं पूरे दमखम के साथ है, रोड सड़क रैली निकालने की रैली कर रही है, जन तक पहुंच रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। तो सभी पार्टी अपने अपने तरीके से एक प्रचार प्रसार कर रही है कि जितना अच्छा प्रचार करेंगे और मोटिवेशन करेंगे उतनी अच्छी होगी, मोटिव जनता को मोटिवेट किया जा सके। तो अब अभी हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लखनऊ से, जहाँ वो सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे थे। उन्होंने उज्ज्वला योजना की बात कही, उन्होंने गरीब कल्याण योजना के तहत जो अन्न राशन दिए गए उसकी बात कही। उन्होंने एक बात कही कि युवाओं के हाथ में अब तमंचे नहीं रहेंगे, लैपटॉप रहेंगे और रोजगार दिया जाएगा, ये हमारा लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार का जो लक्ष्य है वो विकास की तरफ लगातार वो जा रहे हैं। जो
बार बार वो कहती है। और वाराणसी की बात की जाए, वाराणसी में बीजेपी पार्टी से मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी है, वो वहीं सामने से समाजवादी पार्टी की ओपी सिंह है और आम आदमी पार्टी से शारदा टंडन है, और बात करें कांग्रेस की तो अनिल श्रीवास्तव है। तो ये जो बीजेपी पार्टी का वाराणसी की जो सीट है, मेयर सीट है, ये परंपरागत सीट कह सकते हैं। परंपरागत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 28 साल से इस सीट पे, मेयर की सीट पे बीजेपी का कब्जा है, जो 1995 से लगातार जीत हासिल करती चली आ रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो 4 मई को, आगामी 4 मई को वाराणसी समेत 37 जिलों में चुनाव होने हैं, उसको लेके जो उस जिलों में जो चुनाव होंगे, 432 करोड़ जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करके इस चुनाव देंगे। और ऐसे में सभी पार्टी अपनी अपनी जीत की बात कह रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, ये 13 मई को बात पता चलेगी कि कौन कितने सीट ला पाती है। बिल्कुल विक्की, अगर देखा जाए 13 मई को रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद बिल्कुल किसका परचम लहराता है ये देखना बेहद दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि 13 मई के बाद यह स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी और कितनी किसकी कोशिशें हैं, जनता किसको कितना समर्थन देती है ये देखना होगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। रुख कर लेते हैं आगरा का। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता आगरा से जुड़े हुए हैं। आगरा का रुख करते हैं क्योंकि यहां पर भी स्थिति जो है बीजेपी की देखा जाए तो काफी एक लंबे अरसे से एक पैठ रही है, तो वहां के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं उस पर भी जानकारी जुटाते हैं। अजेंद्र, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए आगरा में जनता किस मुद्दे पर वोट देना चाहती है और क्या कुछ स्थिति, किस पार्टी की कितनी मजबूत स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए सोनी, अगर आगरा की बात कर लेते हैं तो जिस तरह निकाय चुनाव है और आगरा में एक नगर निगम में 100 वार्ड हैं, और अगर बात करें पंचायत की तो नगर पंचायत यहाँ पर 7 हैं, और उसके अलावा जो पालिका है वो कुल मिलाकर 5 है। तो बूथों पर मतदान होना है। आज शाम को 6:30 के बाद ये जो प्रचार है वो थम जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कितना मजबूत है इसकी। तो जो पार्टियां हैं, जिस तरह से जो चारों जो पार्टियां हैं, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो बसपा और सपा, यहाँ भी 2 पार्टियां उत्तर प्रदेश में लगातार मजबूती दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह से भाजपा की बात कर लें और कांग्रेस की बात कर लें तो अलग अलग पार्टियों के सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत जो की है, और उनके जो मुखिया हैं, जो पार्टियों के मुखिया हैं, उन्होंने यहाँ पर तमाम दौरे किए हैं, तमाम जनसभाएं की हैं और लोगों को अलग अलग वायदे किए हैं जो कि हर तरह के चुनाव में लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये 2023 का चुनाव है, 2024 का चुनाव अगले साल होना है, लोकसभा का चुनाव है, तो ये माना जाएगा कि ये पहली पाली की परीक्षा है। तो ये निकाय चुनाव से ही नहीं, 2024 से भी इस चुनाव को देखा जाएगा कि अगर जो पार्टी अपनी मजबूती इसमें दिखाती है 2023 में, तो जाहिर सी बात है या तो सत्ता की पार्टी रहती है या दूसरी पार्टी अगर उभर कर आती है, उसकी मजबूती पहले के निकाय चुनाव से ज्यादा आती है, तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर लोगों ने कमी देखी है, कहाँ कमी है। बिल्कुल अजेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस से रुक करेंगे। एक दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं बोल रहा हूँ ये निकाय चुनाव है और हमारे जो भी पार्टियां हैं वो अपने गिना रही है कि हमने 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त दे रहे हैं, इतने सिलेंडर मुफ्त दे दिए, इतने घर मुफ्त दे दिए, इतने शौचालय बना दिया। मैम, जो जनता वोट देगी उनको तो ये पता ही नहीं है निकाय चुनाव में क्या होता है। ये कहने का मतलब ये है कि जनता जिसको वोट किसको दे रही है, जो मुफ्त में राशन दे रहा है, मुफ्त में चीज दे रही है, इसका मतलब है जनता को गुमराह किया जा रहा है कि हमको वोट दो क्योंकि हम टैक्स पेयर का पैसा तुमको दे रहे हैं लाके, और नाम हम अपना कर रहे हैं। आज योगी जी का भाषण देखिए, बोलते हैं अपराध मैंने नष्ट कर दिए। मैंने कहाँ अपराध नष्ट कर दिए? अभी बोलते हैं कि मैंने 15 करोड़ जनता को यूपी में राशन दे रहा हूँ। कहाँ दे रहे हैं बताएंगे आप मेरे को? 15 करोड़ को मुफ्त में मिल तो रहा है प्रेम जी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में आज चर्चा, निकाय चुनाव को लेकर किसकी कितनी तैयारी, पहली पाली की परीक्षा के लिए कौन सी पार्टी कितना तैयार है, और साथ ही हर जिले से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वहां की जो स्थिति है, जो जन समर्थन है, वो किसके पक्ष में कितना मिलता नजर आ रहा है, और साथ ही वहां की जनता जो है वो क्या चाहती है, किस मुद्दे पर वोट देना चाहती है, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है।
हमारे साथ सहारनपुर से प्रशांत त्यागी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र चौहान आगरा से जुड़े हुए हैं, कुलदीप अवस्थी झांसी से जुड़े हुए हैं, राहुल मिश्रा संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शमशी आजाद भी जुड़े हुए हैं। एक बार बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। शमशी जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए पहली पाली की परीक्षा के लिए आप कितना तैयार हैं, बीजेपी कितना तैयार है? अनम्यूट करिएगा, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। शमशी जी, आपके पास जी आपसे मेरा सवाल है। जी आवाज जी, प्रथम पाली की परीक्षा के लिए आप कितने तैयार हैं, कितनी तैयारी है बीजेपी की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जिस दिन नगर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ, जिस दिन से उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सभी नेता लगातार चुनाव मैदान में है। चाहे वो कहीं पर भी आप देख ले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है लगातार प्रदेश के भ्रमण पर है। आज भी उन्होंने चुनाव खत्म होते होते हुए लखनऊ में एक पारी की, जिसमें महापौर के लिए सुषमा खरकवाल जी के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। जनसभाएं की, जो विवादित मामला रहा है, तो वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि अब नौजवानों के हाथ में तमंचे नहीं बल्कि किताब और कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो यही सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार जीत का लक्ष्य जो है साबित करती है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित होता है, उसका मनोबल तब बढ़ता है जब वो देखता है कि उसका बड़ा नेता जो है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का, बूथ अध्यक्ष तक का सारे कार्यकर्ता जो है, सारे पदाधिकारी और सारे मंत्री इस वक्त जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जो प्रथम चरण का चुनाव होना, जिसमें लगभग 33 से 35 जिलों में मतदान होना है 4 मई को, उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। और जीत के लिए आश्वस्त इस वजह से मैडम कि इन्होंने जो प्रत्याशी दिए हैं, आप लखनऊ की सीट अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े घरानों से नाम थे, बहुत बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से नाम थे, लेकिन उसमें सुषमा खरकवाल जी जैसे एक कार्यकर्ता। बिल्कुल शमशी जी, इस बार टिकट बंटवारे को लेकर भी थोड़ा सा घमासान देखने को मिला। एट ए टाइम पर टिकट में बदलाव किए गए हैं, ऐसी भी स्थिति देखने को मिली है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि कुछ गलत जानकारियों के आधार पर उनको टिकट का आवंटन। जी, अनम्यूट करिएगा। बदला और उसके बाद उनको जो है दिया है ताकि दोबारा से अच्छा कैंडिडेट जनता के बीच में उतारा जाए। और भारतीय जनता पार्टी, चलिए, बीजेपी का मानना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन 13 मई को ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कौन कितना तैयार था। आपके पास आते हैं अनिल शर्मा जी। देखा जाए तो आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि चुनौती बड़ी है और बीजेपी भी अपने आप को उतना ही तैयार मान रही है और बीजेपी कांग्रेस के बीच भी एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अनम्यूट करिएगा। जी हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सुन पा रहे हैं। देखिए, अभी कुछ समय पूर्व पिछले साल कांग्रेस ने संगठन पर जोर दिया। संगठन सृजन का कार्यक्रम चला बहुत बेहतरीन तरीके से। एक बूथ पर 10 यूथ का कार्यक्रम, पन्ना प्रमुख इनके यहाँ चला तो हमारे यहाँ पेश प्रमुख चला। ए से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन को हमने गठित किया और चुनाव की पूरी तैयारी के लिए हम लोग जुटे। हर जगह प्रत्याशी बहुत दमखम के साथ उतारे गए। कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, उससे इनका चेहरा, इनके पास राजनीति में जो लीडरशिप है वो समाप्त हो चुकी है। जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और इसी यही वजह है। बीजेपी तो कह रही लीडरशिप आपके पास नहीं है, आपके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। ये तो केवल ये झूठा प्रचार बीजेपी करती है और शुरू से करती चली है। आज पहली बार नहीं है, आज ये पहली बार नहीं है। निरंतर पुराना इतिहास उठा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और इनकी प्रमुख जन्मदाता आरएसएस ने हमेशा दुष्प्रचार करने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। लेकिन एक बात कहना चाहते, धुर मुस्लिमों की धुर विरोधी पार्टी आज क्या वजह रही जो मुस्लिमों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई सिर्फ वोट की खातिर? पसमानदा मुस्लिमों की हितैषी बन रही,
लगभग 360-370 जो भी इनकी गिनती हो मुसलमानों को टिकट दिए गए। यही 2017 में इन्हीं पार्टी के लोगों ने एक नारा दिया था कि हमने मुसलमानों पर भरोसा नहीं, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, हमने हिंदुओं को टिकट दिए है और हिंदुओं का सरकार चाहते हैं। जनता ने इनको वोट दिया, जनता ने इनके हिंदुओं की सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने सबसे पहला जनता के साथ धोखा किया, मोहसिन रजा साहब को मंत्री बना दिया। और आज जो मुस्लिमों की ध्रुव विरोधी है, मुस्लिमों के सामने इस कदर खड़ी है कि हमको केवल आपकी वजह से हमारी सरकार 24 में बनेगी। अब दूसरी बात करते हैं कि नगर निकाय चुनाव ना तो फ्री राशन कार्ड पर खेला जाएगा, न कितने लोगों को राशन दिया बिल्कुल जाएगा, इसी बात पर आ रहे थे कि आखिर जी बिल्कुल मेन मुद्दा है नाली, खरंजे, टूटी सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, गंदगियों के अंबार, लोगों के घरों में पानी, ये मूलभूत समस्या निकाय चुनाव की है। किसानों के यहाँ देहात क्षेत्र में उनके यहाँ पानी की सप्लाई हो, खाद बीज की सप्लाई हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इनसे बिल्कुल परे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, केवल अपने पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाने वाली। चलिए अच्छी बात है, अगर बीजेपी इन मूलभूत सुविधाओं से दूर है, ये मुद्दे नहीं है उसके, तो कांग्रेस के पास ये मुद्दे बखूबी हैं, तो जाहिर सी बात है इसके आधार पर जन समर्थन मिलना चाहिए। आपका रुख करते हैं, विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। विवेक जी आपके पास आएंगे, आपके पास ऐसे क्या मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दों की अगर बात करें, सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका सीधा सरोकार आम जनता का इनसे होता है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर आम जनता जन समर्थन देती है। तो कहां कितनी मजबूती इन मुद्दों के आधार पर आप देख पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। पहले तो प्रणाम करता हूं पूरे मंच को, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा पूरे मन से। जी देखिए, जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सत्य बात है। एक कॉलर ने आपके बहुत सही बात कही थी कि जो मुद्दे निकाय चुनाव के होने चाहिए उन मुद्दों पे भाजपा बातें नहीं कर रही है। भाजपा बात क्या कर रही है? आज योगी जी ने एक वक्तव्य दिया कि अब युवाओं के हाथ में बंदूकें नहीं है। तो मैं तो पूछना चाहूंगा कि एटा में जो उस बच्ची को गोली मारी थी कटपटी पे सटा करके, वो क्या कलम से गोली मारी गई थी क्या? योगी जी को मुझे लगता है कलम और कट्टे का अंतर अभी तक समझ में नहीं आया उत्तर प्रदेश में, खासकर क्योंकि जैसी मानसिकता है वैसी भावना है। अब एक छोटा सा एक हास्यप्रद उदाहरण दे देता हूँ। कर्नाटक चुनाव में मुख्यमंत्री जाते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम पसमानदा समुदाय, जिसको कि इन्होंने सबसे ज्यादा इस बार चुनाव में टिकट दिया है, उनके आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश में उसी समुदाय को खड़ा करके ये मांग रहे हैं उनसे वोट। तो भाई ये तो बहुत ही हास्यप्रद हो जाता है कि नीति और नियति दोनों स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के भाषण देख लीजिए और अमित शाह जी के भाषण देख लीजिए, बातों में विभेद कितना है वो देख लीजिए, सोच और मानसिकता का अंतर देख लीजिए, इनके नेतृत्व का ही तालमेल आपस में नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये तय तो जनता को करना है कि जिस 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने की बात हो रही है, क्या मोदी जी, योगी जी कभी वो राशन खाते हैं? सवाल तो ये है, गुणवत्ता की बात है। सपा को लेकर भी बहुत अहम बातें कही हैं योगी जी ने। अभी हाल ही में अभी लखनऊ रैली में भी उन्होंने सपा का जिक्र किया, बसपा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल में। मुझे लगता है कि योगी जी को एक बार इतिहास की तरफ देखना चाहिए था। जिस स्टेडियम में वो खड़े होकर शपथ लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री बनके, वो तक सपा का दिया हुआ है, सपा ने बनवाया, समाजवादी पार्टी ने बनवाया है। जिस कानून व्यवस्था पे योगी जी दम भरते हैं, वो पुलिस मुख्यालय समाजवादी पार्टी ने बनाया है। सबसे बड़ी बात, हमने तो अपना चुनाव प्रचार ही मेट्रो से शुरू किया बैठ करके। सबसे बड़ी बात, हमने जो मेयर प्रत्याशी अपनी उतारी है वंदना मिश्रा जी, वो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यूपी के अध्यक्ष हैं। उनके प्रति आदरणीय श्री रमेश दीक्षित जी पॉलिटिकल साइंस के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। हमने चुनाव में भी टिकट उन लोग को दिया जो योग्यता रखते हैं, जो कि रिमोट से संचालित तक किए जा सके। भाई भाजपा तो टिकट चुन चुन करके उनको अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपकी बात से सहमत है विवेक जी। क्या इससे पहले कम पढ़े लिखों को टिकट दिया था? अगर सपा के कार्यकाल की बात करें तो फिर जनता ने क्यों ठुकरा दिया? हमने जब भी अपना प्रत्याशी उतारा, चाहे वो किन्नर समाज की बात हो, अग्रणी भूमिका उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात रही हो, चाहे निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का जो दम भरा जा रहा है, इसको अगर आपको याद होगा, जब आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार ओबीसी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को उन्होंने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। अन्यथा
ये तो ओबीसी और पिछड़े वर्ग से केवल वोट लेने का काम करते हैं। आज दूसरी राजनीतिक दल बड़े बड़े दम भरते हैं, बसपा की बात करिए, भाजपा की बात करिए, लेकिन इनके विकास में इनका कोई सर्वांगीण योगदान नहीं है। इनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया। अब मुद्दे पे आते हैं, इन्होंने कहा निकाय चुनाव की बात, लेकिन बात हो रही है राष्ट्रीय हित पे, तो पुलवामा पे बात कर लीजिएगा अगर इतना दम है तो 56 इंच लेके। लेकिन लखनऊ की स्थिति स्पष्ट कर देता हूं, लखनऊ की स्थिति है कि पीने के पानी तक में बालू आ रही है, मिट्टी आ रही है, पानी का लेवल काफी नीचे जा चुका है, लेकिन उससे इनको कोई वो नहीं है। गड्ढे भरने की बात 100 दिन में थी, गड्ढे अभी भी आप चलिए, आप ज्यादा दूर मत जाइए, मोती महल से आप केवल और केवल केसरबाग तक चले जाइए, आपको गड्ढों की स्थिति समझ में आ जाएगी। तो जिस विकास का हिसाब तो हर राजनीतिक दल को अब आम जनता को देना होगा और उसी आधार पर जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि जमीनी हकीकत के न्यूज ने टटोली है। और एक बार प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज प्रयागराज का जो चुनावी जनसभा को जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया बहुत अहम रहा, और इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है इस बात को जानना, क्योंकि रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र कि जो जैसे कर्म करेगा उसका फल त्वरित मिलेगा, इस बात का जिक्र भी आज उन्होंने चुनावी मंच से चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान किया है। राहुल जी 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 आपसे बता दें कि आज जो चुनाव का माहौल देखा गया, वहां पर चुनावी जो रणनीति रची गई, और वहां पे सबसे बड़ी बात है जो गणेश केसरवानी जो मेयर का चुनाव, इससे पहले यहाँ पे जो मंत्री थे नंद कुमार नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता जो थी, उनका टिकट कटने के बाद फिर इन्हें टिकट मिला गणेश केसरवानी को। ये भी कहा गया कि गणेश केसरवानी मतलब छोटे तबके से है, उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें टिकट दिया गया है, कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ है। और अन्य पार्टियों को भी ये बताया गया कि अन्य पार्टियां जो है पैसा लेकर टिकट देती है। और उसके बाद आज के जो माहौल दिखाई दिया, कहीं न कहीं योगी का जो प्रचार प्रसार था जो आज लास्ट का था, लेकिन हाँ जनसभा को देखने के बाद, भीड़ देखने के बाद ऐसा लगा कि जैसे अन्य पार्टियां हैं, कहीं कहीं जैसे अन्य पार्टियां नहीं जाती हैं दौरा करने के लिए, वहां छोटे छोटे कस्बे में जैसे सिरसा हुआ, वहां पे अभी सिरसा बता रहे हैं, सिरसा में भी मंत्री तक गए, सांसद भी गए दौरा करके, कहीं न कहीं सपा का जो दावेदारी वो पहले था। तो जो बीजेपी है वो पूरी रणनीति बना चुकी है कि हमें 13 तारीख का जो परचम है वो बीजेपी के लहराना चाहिए, और जो मेयर का टिकट का नगर निगम जो चुनाव, जितने भी चुनाव है इस समय सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी का प्रचार है वो तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी बता दें कि अभी हाल ही में सांसद ही जो सांसद है बीजेपी सांसद रीता बहु जोशी गई है, उसके बाद ही बगल में ही कुंवर रेवती रमन सिंह के लड़के उज्जवल रमन सिंह वो पहुंचे हैं। मतलब सपा और जो बीजेपी के जो टक्कर है प्रयागराज की बताए, और तो हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रयागराज की जो टक्कर है सपा और बीजेपी में बहुत। कुलदीप जी का रुख कर लेते हैं, कुलदीप अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। राहुल आपके पास वापस लौटेंगे, कुलदीप अवस्थी भी झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अगर देखा जाए झांसी की जनता का रुख क्या कुछ नजर आ रहा है, किस मुद्दे के आधार पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, किस मुद्दे के आधार पर वोट करेगी? अनम्यूट करिएगा। देखिए, झांसी नगर निगम के लिए बीएसपी की ओर से भगवान दास फुले, समाजवादी पार्टी की ओर से सतीश जतारिया, कांग्रेस की ओर से अरविंद कुमार और बीजेपी की ओर से भाईलाल आर्य मैदान में है। आम आदमी पार्टी से नरेश वर्मा इसके अंदर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है कुलदीप जी। टाइम देख, ये वो चुनाव है नगर निगम का, क्योंकि 2012 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी झांसी की सीट बीजेपी के पास थी। बीते 10 सालों से ये सीट बीजेपी के पास में है और इस बार भी पूरी ताकत के साथ बिहारी चुनाव लड़ रहे हैं। बिहारी पर पहले आरोप ये था कि बिहारी मऊरानीपुर से पहले विधायक रहे हैं और वहां से झांसी आए हुए हैं, तो बीजेपी में थोड़ा सा पहले कुछ अंदर कलह था, लेकिन बाद में जब आला नेता उन्होंने बैठ के बातचीत की तो बीजेपी ने एक साथ होकर इस चुनाव में शिरकत की है। और अभी जो बात हो रही थी यहाँ पर सफाई की, नालियों की, लाइटों की, तो झांसी उन 100 शहरों में से एक है जहां पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काफी सारे काम कराए गए।
यहाँ की जो वाटर बॉडीज है उनको दोबारा से रिपेयर कराया गया है। यहाँ पर जो पार्क है उनको डेवलप किया गया है। ओपन जिम की बात करें वहां व्यवस्था की गई है। अमृत योजना के माध्यम से यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। हालांकि अमृत योजना राष्ट्रीय योजना है, लेकिन नगर निकाय से जुड़े आम जनता को मतलब इस बात से है कि उसकी गली में लाइट है या नहीं है, उसके यहाँ पर सड़क बनी हुई है या नहीं है, उसके यहाँ पानी टाइम से आ रहा है नहीं आ रहा है। हालांकि इस बार एक यहाँ पर गृह कर का मुद्दा और जल कर का मुद्दा काफी गहराया रहा। इस मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी के जो सतीश जतारिया उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम मेयर बनते ही जल कर माफ और हाउस टैक्स हाफ, तो उन्होंने एक नारा दिया था और इस नारे पर भी आम जनता ने वोट किया है। लेकिन जो अब ये 4 तारीख को जब वोटिंग होगी तब काफी सारी उम्मीदें हैं। लेकिन आज जो चीफ मिनिस्टर का जो एक यहाँ पर जनसभा हुई है और जिस तरह से उन्होंने जिस तरीके से बात की है, उन्होंने मंच से रहकर एक बात यहाँ पर कही है कि यहाँ से जो भी सांसद है, विधायक है, एमएलसी है, जब भी विधायक और एमएलसी किसी भी प्रस्ताव को लेकर उनके पास पहुंचेंगे तो वो उसकी विकास की नब्ज टटोलने के साथ ही वो पूरा फंड जारी करेंगे और नगर निकाय के अंदर जीत के माध्यम से ट्रिपल इंजन की सरकार की बिल्कुल विकास की गई है। बिल्कुल विकास जो योजनाएं हैं उनको विकास के आधार पर तेजी देने का काम किया जाएगा, इस बात का जिक्र। रुक कर लेते हैं सहारनपुर का। प्रशांत त्यागी सहारनपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर की जनता किस मुद्दे के आधार पर वोट करना चाहती है? क्या कुछ मन वहां की जनता का नजर आ रहा है? जो राजनीतिक दल की बात करें तो उनके क्या कुछ मुद्दे हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर एक देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला है सपा, बसपा और भाजपा के बीच। लेकिन जिस प्रकार से आज अखिलेश जो सपा सुप्रीमो है, अखिलेश यादव आज सहारनपुर पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया। लेकिन उसके विपरीत बसपा के जो अभी हाल में ही सपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद, उनके भीड़ में कहीं ना कहीं ज्यादा उनके जो रोड शो में ज्यादा भीड़ नजर आई। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो सपा का एक रोड शो था वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आया। लेकिन बात करें तो यहाँ जो फाइट है सीधी बसपा में और भाजपा के बीच यहाँ पर फाइट है ज्यादातर सहारनपुर की सीटों पर। समीकरण की बात करें तो दलित मुस्लिम जो समीकरण है बसपा उसके साथ आगे बढ़ रही है और भाजपा अगड़ा और पिछड़ा के दम पर कहीं ना कहीं पाले में सीटों में जीतना चाहती है। जी चलिए एक बार रुक कर लेते हैं। गोरखपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, अगर दोबारा से जुड़ते हैं तो जरूर रुक करेंगे क्योंकि नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन में। आगरा का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं आगरा से। अजेंद्र, अगर देखा जाए आगरा की जो स्थिति है, जो राजनीतिक दल हैं, जो क्योंकि इस नगर निकाय चुनाव में जो मुद्दे मूलभूत होते हैं वो सड़क, बिजली, पानी, ऐसी तमाम समस्याएं होती हैं आम जनता से जुड़ी हुई, तो क्या कुछ आधार है यहाँ पर? देखिए तमाम जहाँ प्रवक्ता हैं, तमाम हमारे साथी हैं, अलग अलग सबके बयान हैं, लेकिन अनम्यूट कर दो। ये चुनाव एक जनप्रतिनिधि चुनने का है और नगर निगम की अगर बात कर लें तो दिख रहा है होता है वो चुनाव में चुना जाता है और वायदे अगर पार्टी सभी समस्या वही है, निकाय चुनाव है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी चुनाव की अलग अलग एक महत्व है। लेकिन जमीनी हकीकत में जो धरातल पर जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, हमने तमाम केंद्रों के माध्यम से आगरा के जगह हर वार्ड में तमाम वार्डों में चल रहा है। लेकिन वहां पर आलम यह था कि लोग जो 5 साल पहले, 10 साल पहले कहते आते थे कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, सत्ता में है भाजपा के तमाम सभासद यहाँ पर हैं और वहां की जनता से हमने जाना, वहां भी यही शिकायत थी। और लेकिन अगर ये शिकायत थी, ये जनता का चुनाव है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर लें तो समाजवादी पार्टी के तमाम यहाँ पार्षद हैं, बसपा के तमाम यहाँ पार्षद थे, लेकिन नगर निगम में वही जनता के ऊपर वही एक सवाल था। हमने पूछा क्या समस्या है, किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहते हैं, तो वही कहना था कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। ये जनता का चुनाव है, चाहे तमाम बड़े नेता हैं जो देश के और प्रदेश के बड़े नेता हैं, अलग अलग घोषणा जरूर करते हैं। कोई कहता है कि हमने ये काम प्रदेश में किया है, इसकी शुरुआत प्रदेश में किया है, लेकिन वो जो पैसा है वो जनता का था, वो पैसा जनता का था, जनता के लिए यूज होना चाहिए था, कई कामों में यूज हुआ। लेकिन हमने देखा है
तमाम जो राशन यहाँ पर लेने के लिए लोग जाते हैं उसके एक अलग बात है, राशन सभी लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो गंदगी है, आगरा में ताजमहल है, टूरिज्म प्लेस है, एक हिस्टोरिकल पैलेस है, G20 का यहाँ आगाज हुआ, तमाम यहाँ प्रतिनिधि आए, लेकिन अगर पूरे आगरे को टॉनी घूम कर देखा जाए तो यहाँ गंदगी के इतने बड़े अंबार हैं। रोजाना यहाँ सरकारी अस्पताल में जो बच्चे जाते हैं, जो बड़े जाते हैं, उन जमीनी हकीकत को, जो असली जो यहाँ समस्याएं, वो चाहे सत्ता की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, उन परेशानियों को देखने वाला ना अभी तक कोई नेता है सोनी, बिल्कुल ना पहले हुआ। अभी भी लोगों को एक ही आस है, ये जनता वोट देगी, ये वोट देगी, 4 तारीख को वोटिंग है, किस मुद्दों पर वोट देगी, किसको नेता चुनती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा होता है उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के लिए कि जिस जनता से वोट मांग रहे हैं, जिन विकास कार्यों की कहकर वोट मांगा है, चाहे वो पार्षद क्यों ना हो, एक नगर निगम के एक छोटे पार्षद बिल्कुल आज हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन यही जनता कल उन नेताजी के हाथ जोड़ती है जो बिल्कुल कि विकास, क्योंकि जमीनी स्तर पर देखा जाए अजिंक्य तो विकास कोसों दूर नजर आता है। जाहिर सी बात है अब जनता की बारी है। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। रामशंकर ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर की जो स्थिति है, वहां की जनता किस आधार पर वोट करेगी, क्या कुछ जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है? रामशंकर अनम्यूट करिएगा। गोरखपुर का निकाय चुनाव बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, और चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है इसलिए इस सीट पे अखिलेश यादव की भी नजर है और मुख्यमंत्री का भी नजर है। क्योंकि मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं कि यहाँ से मेरा मेयर जो है बने, और अखिलेश चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के गढ़ में मेरा परचम लहराए। लेकिन ये तो आने वाला 13 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ मेयर किसका बनता है और किसकी सीटें कम या ज्यादा कैसे निकलती हैं। फिलहाल यहाँ के जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, चूंकि के न्यूज ने इस मुद्दे को बार बार भी उठाया है, जिसको अखिलेश यादव ने भी जब यहाँ गोरखपुर में अपना जनसभा किए थे तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि गोरखपुर में बरसात के महीने में नाव चलती है और मेट्रो कागजों में नजर आती है। तो निश्चित तौर से ये जो बरसात के पानी की समस्या है, जिसमें गोरखपुर जो है शहर के लोगों को नाव से रेस्क्यू करना पड़ता है, तो निश्चित तौर से इस बार का जो मेयर का चुनाव है, जनता कहीं ना कहीं जो है बड़े ही सोच समझ के अपना मत का प्रयोग करने वाली है, देखती है। और जो अब तक का जैसे कि तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो सपा से काजल निषाद हो, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हों, अपना पूरा दमखम लगा के जोरों से प्रचार प्रसार किए, और दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि हम ही जीत दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जीतता कौन है, लेकिन निश्चित तौर से सपा बीजेपी को पूरी तरह से टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अहम सवाल रामशंकर यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि गोरखपुर बेहद अहम सीट है, यहाँ पर अखिलेश यादव की भी नजर है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की बात की जाए तो विकास से तो ये महरूम नहीं होगा। गोरखपुर की जो स्थिति है, विकास के आधार पर ही वहां की जनता वोट करेगी, और ऐसी कुछ जन समस्याएं क्या जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं आपको? जी देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने की वजह से यहाँ विकास के कार्य किए गए हैं। निश्चित तौर पर इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि गोरखपुर में विकास नहीं हुआ, चाहे सड़कें हों, चाहे वो अन्य डेवलपमेंट हो, चाहे रोड हो, चाहे नालियां हो, चाहे लाइट हो, तमाम ऐसे विकास का काम किया गया है लगातार मुख्यमंत्री के होने के बाद से। गोरखपुर में गोरखपुर के तमाम जो सड़कें हैं उनको पूरी तरह से सुदृढ़ कर दिया गया है। लेकिन यहाँ जो एक सबसे बड़ा समस्या, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक बारिश की है, और जो बारिश की पानी जब ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ लोगों के घरों में 2 से 3 फुट तक पानी भर जाता है। निश्चित तौर से ये एक बात को बताता है कि जो चूंकि शहर के किनारे किनारे राप्ती नदी बहती है, जो एक बांध है, बांध में तमाम कई जगह रेगुलेटर लगाए गए हैं। अगर किसी स्थिति में जब नदी का पानी ज्यादा होता है तो शहर का पानी रेगुलेटर या तो खींच नहीं पाता है, या तो किसी कारण से लाइट न होने से रेगुलेटर जब बंद होता है तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो निश्चित तौर से हो सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री इस पर भी अपना एक विशेष तरह का काम करें, जिससे लोगों को बरसात के पानी से निजात मिल सके। फिलहाल जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में इस बार जनता किसके तरफ होगी ये तो 13 तारीख के बाद ही सामने आएगा। बिल्कुल, स्थिति जो 13 तारीख के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, साफ हो पाएगी। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिएगा। हम कानपुर के हालात देख के ये अनुभव कर रहे हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है उसने अपने असंतुष्ट लोगों का मुंह
मोड़ दिया है निर्दलियों की तरफ। जो सरकार से असंतुष्ट है उन्हें निर्दलियों की तरफ मोड़ दिया है। पैसा भी खर्च कर रहे हैं ताकि निर्दलीय जीते या सत्ता पक्ष जीते, विपक्ष की कोई पार्टी ना जीतने पाए। ये पूरी साजिश यहाँ कानपुर में कर दी गई है। और जो जनता के मुद्दे हैं जो आप लोग चर्चा करते हैं बार बार, इन पर कोई ध्यान नहीं है और ना ये जनता के मुद्दे हल होंगे। जनता इसी तरह परेशान होकर जिएगी, ऐसे ही कुत्ते हमारे बच्चों को चलिए गिरीश जी, ये तो जनता के हाथ में है, किसको आप ताज पहनाएंगे ये जनता का डिसीजन भी होता है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। आपके पास आएंगे शमसी जी। अगर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी का जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि अब विपक्ष से मुंह मोड़ चुका है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं अनिल शर्मा जी का। देखा जाए तो अब विकास अगर जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता हिसाब भी मांग रही है। और अभी निर्दलीय प्रत्याशी का जिक्र हुआ, आपने सुना दर्शक की बात, तो अब पूरा रुझान उस तरफ देखने को मिल रहा है आम जनता का। अनम्यूट करिएगा। आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। विद्रोह के स्वर उभरने लगे। जब एक एक पार्षद सीट पर जो है एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार प्रत्याशी तक जो है निर्दलीय के रूप में खड़े हुए। कुछ लोग बसपा से टिकट मांगकर खड़े होना चाहते थे, कुछ कांग्रेस से, कुछ सपा से, और जिसको जैसा जहां राह मिली वहां पर हो लिया। और कुछ लोग निर्दलीय रहे, कुछ पार्टियों से हो गए, कुछ बसपा से हो गए, कुछ कांग्रेस से हो गए, कुछ सपा से हो गए। भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की जो लीडरशिप का जो रेशियो था वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर। एक एग्जाम्पल बता दें कि अभी हमारे आगरा से एक महिला नेत्री को राज्यपाल बनाया गया, राज्यपाल से हटाकर उनको विधायक बनवाया गया, और एक जो पूर्व विधायक थी उनको मेयर का चुनाव लड़ाया गया। तो केवल ताश के पत्तों को फेंटने का काम भारतीय जनता पार्टी में हो रहा। मूलभूत समस्याएं जो जनता की है उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। कभी शौचालय की बात, कभी जनधन खाते की बात, कभी आयुष्मान भारत बीमा, कभी 80 करोड़ को राशन, कभी ये सारे झूठ के पुलंदों पर आधारित है। कितने शौचालय बनवाए जनहित में, वहां कितनी साफ सफाई रहती है, जगह जगह गंदगियों के अंबार। मुस्लिमों की धुर विरोधी पार्टी आज पसमादा मुस्लिमों के सहारे मुस्लिमों को साधने का काम करती है, और वही कर्नाटक में उनका आरक्षण, वोट आरक्षण, उसको समाप्त करने का काम करती है। आखिर इतने मुखेटे क्यों? जनता जाग चुकी है, जनता देख रही है कांग्रेस की तरफ। और हम लोग जब प्रचार में निकलते हैं तो लोगों का समर्थन बहुत आसानी से ऐसे मिल रहा है कि वो लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो है पुराना परिवार हमको मिल जाए। अच्छी बात है। विवेक जी, आपके पास आएंगे। अब पार्टी पर भरोसा आम जनता का रहा नहीं, जिस तरीके से विकास नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सपा के प्रत्याशियों को लुभाने की प्रलोभन दे करके अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सपा का गढ़ जो है शुरू से गांव, ग्रामीण, युवा और बेरोजगार और किसान, इनके मुद्दों पे सपा हमेशा आंदोलन करती आई है, लड़ती आई है, मुद्दे उठाती आई है, इनके लिए काम करती आई है। तो कहीं ना कहीं सेंध मारने का प्रयास, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कई सपा के प्रत्याशियों को लुभावने वादे करके लोभता में ला करके उन्होंने प्रत्याशी तोड़ने का काम किया। ये हमारे लिए भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि जो पार्टी के नैतिक सिद्धांतों से प्रेरित नहीं सकता वो पार्टी के साथ हो सकता। अब मुद्दे की बात यह है कि जब भाजपा की सरकार आई थी तो भाजपा ने एक घोषणा की थी 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना। कहां गई वो सिंचाई योजना? आज किसान की स्थिति तो पहले से बदतर है। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, कहां गया वो मिशन गायब है। मिशन केवल प्रचार प्रसार का चल रहा है दूसरे राज्यों में। आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों को एमएसपी देने के लिए 1,000 करोड़। चलिए, ये मुझे लगता है विवेक जी, इतिहास जो है ये हर एक राजनीतिक पार्टी का बेहद
लंबा है अगर जिक्र करें, हर कार्यकाल की अगर बात करें, चूंकि समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजिंद जी, आपका भी इस जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमाशंकर जी जुड़े हुए थे गोरखपुर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि निकाय चुनाव में अब प्रत्याशी जो हैं वो आम जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील भी कर रहे हैं। प्रचार प्रसार में तेजी भी देखी जा रही है। पहले चरण के मतदान को लेकर आज शाम 6 बजे के बाद से ये प्रचार और प्रसार थम भी जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर आम जनता की याद जिस तरीके से इस माहौल में नजर आ रही है, उस समय क्यों नहीं आती